हाँ, तो आप लोग लिख लिए हैं। अब देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे का डिफ्रैक्शन, एक्सरे का डिफ्रैक्शन जो है कैसे कराया जाता है। तो सबसे पहले तो आप एक एक्सरे ट्यूब ले लीजिए और एक्सरे ट्यूब में प्लस माइनस रहता है, उसमें से लाइट निकलता है और जो लाइट निकलती है उस लाइट को हम लोग एक्सरे कहते हैं। ये लाइट भी एक ईएमटी वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्सरे लाइट है। और उस स्लिट ले लेते हैं, स्लिट मतलब एक बोर्ड ले लेते हैं जिसमें एक छेद रहेगा, सो दैट कि एक बीम ऑफ लाइट सिर्फ हमें मिले, एक लाइट का सिर्फ हमको बीम चाहिए। ठीक है, एक स्लिट से निकला, दूसरे स्लिट भी डाल दिया कि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो तो एकदम कंप्लीट एक ही बीम आए। एक बीम को अब हम लोग ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ट्रांसपेरेंट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डालते हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब कोई सबस्टांस, कोई सॉलिड जिसके अंदर एटम अरेंज्ड होंगे। एटम कैसे अरेंज रहते हैं भाई? तो एटम के अरेंज रहने का तरीका ऐसा है, एटम इसी तरह से अरेंज रहते हैं किसी सॉलिड के अंदर, किसी सॉलिड के अंदर एटम इस तरह से अरेंज रहते हैं। ठीक है, और आपको इसके बाद पैकिंग बताएंगे, पैकिंग में आपको अंदर का स्पेस बताएंगे। आप ज़रा देखिए कि इसके अंदर भी स्पेस है, भीतर में देखिए, भीतर में भी जगह है। एटम के अंदर देखिएगा आप कि इसके अंदर भी एटमों, चारों ओर से एटम है और बीच में खाली जगह है, चारों ओर से एटम है और बीच में खाली जगह है। जैसे इसमें देखिए एटम है और बीच में खाली जगह है, बीच में खाली जगह, भीतर में एक एटम है और उसके बाद खाली जगह है। ठीक है, उसी खाली जगह से एक्सरे जो है एटम से टकराती है और वो खाली जगह लाइट इल्यूमिनेट करने लगता है, एक्सरे इल्यूमिनेट करने लगता है, एक्सरे निकलने लगती है और वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करने लगता है, यानी वहाँ से भी लाइट निकलने लगती है। जैसे एक्सरे एक गई, चारों ओर से एटम है, एटमों के बीच में एटम से टकराई तो जो एटमों के बीच में जो जगह है उस जगह पर से भी लाइट निकलने लगती है। इसी का नाम डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन और किसी को नहीं कहते हैं। जैसे सॉलिड के अंदर घुसी और सॉलिड में एटम लोग अरेंज हैं और 2 3 4 5 एटम हैं, उनके बीच में जो खाली जगह है, 10 एटम हैं उनके बीच में जो खाली जगह है, 2 एटम हैं उसके बीच में जो खाली जगह है, उस खाली जगह से लाइट निकलने लगता है और वो लाइट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है और वहाँ से बहुत सारे लाइट निकल के आते हैं और वही लाइट एक दूसरे से इंटरफेरेंस करते हैं। वही लाइट, कई लाइट रेडियली निकलते हैं एटम से, रेडियली जो है वहाँ से एपर्चर के साथ निकलते हैं और वही लाइट कोई जो है सेम वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड वाले लाइट जो हैं एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और कुछ डिस्ट्रक्टिव करते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव करते हैं वो ब्राइट स्पॉट देते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव करते हैं वो डार्क स्पॉट देते हैं। तो इसी का नाम, उसके जो बीच में जगह, एटमों के बीच में जो जगह है वो खाली जगह है, उस खाली जगह से लाइट का निकलना कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। तो ये सॉलिड है, ये ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और इसके अंदर एटम होंगे उसी तरह जैसे हम दिखाए हैं। ये मान लीजिए कि यही रखा हुआ है यहाँ पे, ये रखा हुआ है यहाँ पे और लाइट घुसा, तो लाइट घुसा तो अंदर में बहुत सारे एटम हैं, उनके बीच में तो खाली जगह है ना, उस खाली जगह से लाइट निकलने लगता है, वो सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। यहाँ से तो एक लाइट का सोर्स गया, एक लाइट का सोर्स गया और उसमें घुसा, घुसा
तो खाली जगह से ऑटोमेटिक अपने आप लाइट फेंकने लगता है। इसी का इफ़ेक्ट है, इस एक्सरे का इफ़ेक्ट है कि वहाँ से लाइट निकलने लगता है। और वहाँ से जो लाइट निकलने लगते हैं तो बहुत सारी लाइट के जो है सेम वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के लाइट निकलते हैं, जिनका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और उस फेनोमेना को जो बीच की जगह से लाइट निकलने लगा, एज ए सेकेंडरी सोर्स एल्यूमिनेट करने लगा, उसी फेनोमेना का नाम है डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन से पीछे जो है हम लोग मान लीजिए फोटोग्राफिक प्लेट रखे हैं, तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें बहुत सारे स्पॉट नज़र आते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न में, एक निश्चित पैटर्न में अरेंज रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे। और इसी का एक निश्चित पैटर्न में होने से हम लोग सॉलिड का अंदर का यूनिट सेल का अरेंजमेंट और पैटर्न का अरेंजमेंट जान पाते हैं। अंदर के बारे में आखिर कैसे जान पाते हैं? भीतर कौन जाता है? एक्सरे जाता है, आप थोड़े ना जाते हैं। आप सॉलिड के अंदर घुस के एटम को थोड़े ना देखे हैं, और ये थोड़े ना जानते हैं कि एटम के बीच स्पेस क्या है, कितना है, कैसे है। तो एटम के भीतर कौन जाता है? एटम के भीतर एक्सरे, ये सॉलिड के अंदर एक्सरे जाता है, और एक्सरे वहाँ बताता है कि कैसा जगह है, कितना जगह है, कितना जगह खाली है। यही पैटर्न से मैक्स भान नाम का एक साइंटिस्ट, मैक्स भान लॉई नाम का एक साइंटिस्ट ये मेथड दिया, और ये डिफ्रैक्शन के पैटर्न का स्टडी करके हम समझ पाते हैं कि अंदर का अरेंजमेंट कैसा है, कितनी दूरी पे एटम है, एटमों के बीच का डिस्टेंस क्या है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनकी यूनिट सेल कैसी है। ये समझ पाने में ये हमें हेल्प करता है डिफ्रैक्शन। यानी डिफ्रैक्शन से हम लोग सॉलिड के स्ट्रक्चर का पता करते हैं। सॉलिड के रियल स्ट्रक्चर का पता डिफ्रैक्शन से किया जाता है। तो सॉलिडों का ये पता करने का तरीका है। 1912 में मैक्स वॉन लोई नाम का साइंटिस्ट था, पास नॉन होमोजीनियस बीम ऑफ एक्सरे। नॉन होमोजीनियस यानी बराबर नहीं है, नॉन होमोजीनियस बीम ऑफ एक्सरे को पास कराया, ठीक है ना, एक्सरे थ्रू ए क्रिस्टल से। एक क्रिस्टल है, वो सॉलिड क्रिस्टल है जिसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहिएगा। देन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न वुड बी ऑब्जर्व, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, यहाँ पैटर्न मिलेगा, यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा आपको, वुड बी ऑब्जर्व, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है एक निश्चित ऑर्डर में होता है। द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट ऑन वेरियस सबस्टांस, अलग अलग सबस्टांस पर, जिंक पर, कॉपर पर, सोडियम पर, मैग्नीशियम पर, कैल्शियम पर, अलग अलग सबस्टांस पर, NaCl पर, CaCl पर, ZnS पर, FeCl3 पर, अलग अलग सबस्टांस पर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। वेरियस सबस्टांस, वेरीफाइड लॉ प्रेडिक्शन, लॉ का प्रेडिक्शन जो था इसको वेरीफाई किया। जितने भी अलग अलग सबस्टांस पर आप डिफ्रैक्शन करा के देखा गया, ठीक है। इन एवरी रेस्पेक्ट, हर तरह के रेस्पेक्ट से एक्सप्लेन किया। द डिफ्रैक्शन पैटर्न कैन बी रिकॉर्डेड, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा, ये पैटर्न कैसा होगा, कैसा अरेंजमेंट है अंदर का, ये पैटर्न को रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? रिकॉर्डेड बाय प्लेसिंग ए फोटोग्राफिक प्लेट। ये रिकॉर्ड किया जाता है प्लेस करके एक फोटोग्राफिक प्लेट, पीछे क्या लगा दिया जाता है? यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया जाता है बिहाइंड द क्रिस्टल, बिहाइंड द क्रिस्टल एज शोन इन एबव फिगर, ठीक है। इस फिगर में जो है, जो दिखाया गया है, फोटोग्राफिक प्लेट को लगा के और उस पर डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा आ रहा है उसको, इस फिल्म को डेवलप करके पता कर लिया जाता है कि इसका कैसा अरेंजमेंट आ रहा है, कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, और इसी से इसका फाइनल पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है।
लिख लिए, नोट डाउन कर लिए। आप देखिए, एक्चुअली हम लोगों का जो बीम जा रहा था, तो आप मान लीजिए कि यहाँ से कोई बीम डाले, यहाँ आप फोटोग्राफिक प्लेट लगाए हुए हैं, पीछे क्या लगाए हुए हैं, फोटोग्राफिक प्लेट लगाए हुए हैं यहाँ। तो जहाँ से आप बीम डाले, जहाँ से उस सॉलिड में बीम डाले, उसी के जस्ट सामने एक जो है सेंट्रल अनडिफ्रैक्टेड बीम बनेगा। ये अनडिफ्रैक्टेड होगा, यानी इसका डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये सीधे गया और सीधे निकल गया, सीधे गया और सीधे निकल गया। यानी आप एक सीधे बीम डाले एक्सरे का और वो सीधे सॉलिड में घुसकर पीछे निकल गया, और पीछे जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर एक बीच में सेंट्रल अनडिफ्रैक्टेड, जो डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, वो बीम निकला। लेकिन जब वो बीम जा रहा था तो बीच में कई जगह वो खाली जगह से गुजरा होगा, और जो खाली जगह से जो गुजरा होगा, एटमों के बीच हम बता रहे हैं बार बार कि एटमों के बीच सॉलिड में क्या रहता है, खाली जगह रहती हैं। एटमों के बीच जो आप यहाँ भी देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है पैकिंग में, तो एटमों के बीच जो खाली जगह रहती है, वहाँ से जब लाइट गुजर रहा था, एक्सरे गुजर रही थी, तो गुजरते हुए वो तो अपने सीधे जा रही थी, लेकिन जो खाली जगह है वहाँ से एक चमक पैदा होती है, वहाँ से एक लाइट खुद पैदा हो जाती है, और वही लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, कहीं कंस्ट्रक्टिव करती है, कहीं डिस्ट्रक्टिव करती है। वो जो लाइट पैदा होती है उसी का नाम डिफ्रैक्शन है। जो सीधे गई वो अनडिफ्रैक्टेड है, डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन एटमों के बीच में जो जगह है वहाँ से लाइट पैदा होती है, वहाँ से लाइट पैदा होती है। इसी लाइट के चलते, इसी एक्सरे के चलते जो खाली जगह है वहाँ से लाइट पैदा होती है। इसी एक्सरे के चलते जब ये एक्सरे खाली जगह से गुजरते होती है तो जा तो रही है सीधे और जाएगी भी सीधे और जा रही है सीधे, बट उस खाली जगह पर एक लाइट निकलता है, ऑटोमेटिक एक लाइट निकलता है। वो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्टेड लाइट है, वो डिफ्रैक्शन फेनोमेना है, वो डिफ्रैक्टेड लाइट है, और वो लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में वहाँ से निकलती है, और निकलते हुए दो वेव मिलती हैं। कभी सेम में मिल गई, कभी अपोजिट में, तो सेम में मिली तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिफरेंट में मिली तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हुए फिर ये भी निकल जाती हैं। तो ये तो मेन जो लाइन थी सीधे वाली वो निकली, और ये लोग डिफ्रैक्टेड हैं। देख लीजिए ये पॉइंट सब डिफ्रैक्टेड स्पॉट हैं, ठीक है ना, डिफ्रैक्टेड स्पॉट्स हैं, ये सब डिफ्रैक्टेड है। ये सब जो स्पॉट देख रहे हैं आप, ये सब डिफ्रैक्टेड है, ये डिफ्रैक्टेड नहीं है, और बाकी सभी स्पॉट डिफ्रैक्टेड लाइट के हैं। यानी बीच बीच में से जो खाली जगह था, जहाँ से सेकेंडरी लाइट सोर्स काम करने लगा, दूसरा लगा कि वहाँ कोई, एक तरह से समझिए ना कि जो खाली जगह है, जब एक्सरे जाती है ना, तो जो खाली जगह है ना, समझिए कि वहाँ एक बल्ब रखा हुआ है, ऐसा बिहेव करने लगता है। जब ये सीधे जाती है, एक्सरे या लाइट जा रही है, तो सीधे अपना निकल जाती है, लेकिन जहाँ जहाँ दो एटमों के बीच में खाली जगह है, वहाँ जो है एक बल्ब जलता है, एक बल्ब जल जाता है, और उस बल्ब से निकली हुई लाइटें ये हैं, ये डिफ्रैक्शन। और ये बल्ब का जल जाना ही कहलाता है डिफ्रैक्शन, और ये डिफ्रैक्टेड लाइट है, और ये तो अनडिफ्रैक्टेड लाइट है। इस तरह से अब जो है डिफ्रैक्टेड लाइट एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में, एक निश्चित अरेंजमेंट में सजी रहती हैं। ये डिफ्रैक्टेड लाइट जो होती हैं एक निश्चित सिस्टमेटिक अरेंज्ड वे में अरेंज्ड रहती हैं, सिस्टमेटिक।
और इसी सिस्टमेटिक स्पॉट्स की स्टडी भान लोग ने किया, और जो है ये अरेंजमेंट ऑफ दिस स्पॉट आर हाईली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल फ्रॉम द पोजीशन। ठीक है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, क्रिस्टल अलग अलग तरह का रहेगा तो स्पॉट अलग अलग तरह का बनेगा। हाँ समझिएगा, क्रिस्टल का टाइप अलग होगा, CCP होगा तो अलग बनेगा, HCP होगा तो अलग बनेगा। तो क्रिस्टल का टाइप बदलेगा तो बाबू इसका इस स्पॉट का जो स्पॉट हैं इनका अरेंजमेंट बदल जाएगा। BCC है तो उसका अरेंजमेंट अलग होगा, FCC है तो अरेंजमेंट अलग होगा, SCC है तो अरेंजमेंट अलग होगा। तो भैया ये डिफ्रैक्टेड लाइट का अरेंजमेंट हाईली कैरेक्टरिस्टिक है उस क्रिस्टल के टाइप का, कि क्रिस्टल का आखिर टाइप कैसा है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज दिस। यस, तो इस क्रिस्टल के टाइप के हिसाब से ये कैरेक्टराइज होता है। इससे कोई विशेष मतलब नहीं होता बीच वाला अनडिफ्रैक्टेड लाइट का, अनडिफ्रैक्टेड लाइट जाता है। लेकिन ये सब का अरेंजमेंट से हम लोग उस क्रिस्टल और यूनिट सेल का अरेंजमेंट जानने में सक्षम हो जाते हैं। हम लोग उस क्रिस्टल और यूनिट सेल का क्या जान जाते हैं, अरेंजमेंट जान जाते हैं, उसका शेप जानते हैं, उसका साइज निकालते हैं। इसी से साइज एंड शेप ऑफ द यूनिट सेल। तो ये डिफ्रैक्शन रियली कहिए तो शेप और साइज यूनिट सेल का निकालने में, सॉलिड के क्रिस्टल का टाइप निकालने में हाईली हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। और इसलिए हम लोग जो है इस पर काम करते हैं। तो लोई का जो है भान लोई का ये एक्सरे का डिफ्रैक्शन की ये विशेषता है। और इसी के डिफ्रैक्शन को फर्दर यूज करते हुए ब्रैग नाम के साइंटिस्ट ब्रैग्स इक्वेशन दिए, और अब हम लोग उनके इक्वेशन पर जाके हिट कर रहे हैं कि आखिर वो इक्वेशन कैसा दिए, किस तरह का दिए, कैसे दिए। ठीक है, चलिए अब ब्रैग्स इक्वेशन देखते हैं हम लोग। अब आप लोग नोट डाउन कर लिए, ब्रैग्स इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं। ब्रैग्स इक्वेशन में आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल है तो वो लेयर वाइज सजा रहता है, लेयर वाइज। मान लीजिए कि क्रिस्टल का एक लेयर है, ये इस पर एटम है इस तरह से, ये दूसरा लेयर है, इस पर भी तो अलग अलग जगह एटम होंगे, ये तीसरा लेयर है, इस पर भी एटम होंगे। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है कि व्हेन एक्सरेज आर इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल फेस, क्रिस्टल का ये फेस हुआ, इस पर एक एक्सरे इंसिडेंट किया और टकराया कोई एटम से। किससे टकराया? एटम से। तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये आया यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक, ये मान लीजिए वेव 1 है, वेव 1 पहला वेव। एक कोई दूसरा वेव है जो आया और दूसरे लेयर के एटम से टकराया तो वो भी रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये हुआ वेव 2। ठीक है, मान लीजिए दो और एक तीसरा भी इस पे भी टकरा सकता है और भी जारी रहेगा। तो व्हेन एक्सरेज आर इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल फेस दे पेनेट्रेट इनटू द क्रिस्टल एंड सफ़र रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, वो क्रिस्टल को पेनेट्रेट करेगा और उसका रिफ्लेक्शन होगा। ये टकराया तो यहाँ से वेव 1 का रिफ्लेक्शन हुआ, ये दूसरा लेयर से टकराया तो दूसरा लेयर में जो एटम प्रेजेंट है, हर लेयर में एटम रहते हैं, हर लेयर में एटम हैं, और पहला लेयर के एटम से टकरा के रिफ्लेक्ट किया तो वेव 1, दूसरे लेयर के एटम से टकरा के वेव 2, तीसरे लेयर के एटम से टकरा के वेव 3 हो सकता है।
मान लीजिए ये हुआ वेव 3। इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर के एटम से टकरा के ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द एटम्स इन द सक्सेसिव प्लेन्स। द सक्सेसिव प्लेन मतलब कि प्लेन वाइज जो प्लेन्स हैं उनसे टकरा टकरा के उसका होता है। अब अगर रिफ्लेक्टेड वेव जो हैं, रिफ्लेक्टेड वेव जो हैं वो सक्सेसिव वेव जो लेयर्स हैं उससे जो रिफ्लेक्टेड वेव हैं अगर आउट ऑफ फेज हो गई, जो कि पढ़ाए हैं आपको, अगर वो क्या हो गई, आउट ऑफ फेज हो गई, फेज से बाहर हो गई, तब क्या होगा, वो अगर आउट ऑफ फेज हो गई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ऐसे में जो है डिफ्रैक्शन नहीं ऑब्जर्व किया जा सकेगा, डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ फेज हैं। आउट ऑफ फेज हैं तो आप जानते हैं कि फेज से जब बाहर चली जाती है, जो कि आपको पीछे पढ़ाया गया है, आउट ऑफ फेज में जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और आपको डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा, नो सिग्नल, सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है वेव 1 और वेव 2, अगर इफ हाउएवर द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर इन फेज, अगर ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं वो अगर फेज में हैं, सेम फेज में हैं, तो वैसी स्थिति में जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डिफ्रैक्शन स्पॉट नज़र आएंगे, स्पॉट दिखेंगे, ठीक है ना, आपको स्पॉट दिखेंगे। और ये स्पॉट जो है एक्सप्लेन करेगा आपके इस जो है सॉलिड के लेयर्स के बारे में। तो ऑब्जर्व द फिगर बिलो, ये जो फिगर है, ये जो फिगर हम बनाए हैं, ये फिगर जो है आपको रिफ्लेक्शन के कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिफ्लेक्शन के कंडीशन को ये आपका एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद और फिगर आपको दिखाते हैं हम। नोट डाउन कर लिए, ये देखिए थोड़ा सा फिगर से रिलेटेड वही फिगर है सेम। तो मान लीजिए ये एक वेव आई, यहाँ टकराई कोई एटम से और ये चली गई इधर, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए कि इस वेव का यहाँ एंगल कितना है, थीटा। ये कितना एंगल बना रही है, थीटा, ये वेव, इसको वेव 1 नाम दे सकते हैं आप। और ये भी मान लीजिए कि इन दोनों प्लेन्स के बीच इंटर प्लेनर डिस्टेंस d है, इन द इंटर प्लेनर स्पेसिंग इक्वल टू d, ठीक है। और ये वेव जो आ रही है उसका वेवलेंथ लैम्डा है। एक दूसरी वेव आई और उसका वेवलेंथ भी लैम्डा ही है और यहाँ टकराई, ठीक, और ये गई वेव कौन सी, वेव 2, ठीक है, ये भी एक वेव है। अब इन दोनों वेव के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, डी स्पेसिंग, दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस। अगर ये दोनों वेव टकराने के पहले, किसी प्लेन से टकराने के पहले, प्लेन जो जा रहा है उस प्लेन से टकराने के पहले भी फेज में थी और टकराने के बाद भी फेज में हैं, टकराने के बाद भी फेज में हैं, तो बट नेचुरल है कि आप ये देख रहे हो कि ये वेव कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और ये वेव ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अंदर गई है ना, एक वेव भीतर तक गई है। एक क्रिस्टल ले लिए, तो क्रिस्टल लिए तो एक वेव जो आई वो टकरा के ऊपर से ही क्या हो गई, निकल गई। एक वेव जो इस छेद में आप तो देख ही रहे हैं ना, भाई एक वेव आई है डायरेक्ट ऊपरी एटम, ऊपर वाला लेयर के एटम से टकरा गई।
एक वेव आई जो ऊपर वाले लेयर के एटम से टकरा गई तो यहीं से रिफ्लेक्ट कर गई। एक लेयर आई जो यहाँ ऊपर वाले एटम के लेयर के बीच में जो जगह है वहाँ से अंदर चली गई और नीचे वाला रेड वाला लेयर के एटम से टकरा गई। लेयर 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 समझ रहे हैं ना, प्लेन समझ रहे हैं। ये ग्रीन वाला एक लेयर है, एक प्लेन है, ये रेड वाला अलग प्लेन है, ये फिर ग्रीन वाला अलग प्लेन है। तो ऊपर से जो लाइट आई तो ऊपर वाले वेव 1 आई तो ऊपरे वाले एटम से टकराई और रिफ्लेक्ट कर गई। अगर मान लीजिए कि यहाँ बीच में तो जगह है, देखिएगा बीच में जगह है, अगर कोई वेव आई और उस बीच वाले जगह में घुस गई तो नीचे चली जाएगी। नीचे चली जाएगी तो नीचे रेड वाले लेयर के एटम से हो सकता हो टकरा जाए, इट में भी। तो नीचे वाले लेयर से के एटम से टकरा गई तो ऊपर वाले लेयर के एटम से टकराने वाला वेव का ट्रैवल डिस्टेंस और नीचे वाले लेयर के एटम से टकराने वाले वेव का ट्रैवल डिस्टेंस में अंतर होगा कि नहीं? तो कहिएगा कि होगा सर, उसको भीतर तक जाना है ना, तब वो भी टकरा के लौटी है। ये आई, देखिएगा ये आई इधर से आई टकराई और इधर गई, ये आई भीतर घुस गई अंदर वाले एटम से टकराई तब फिर गई। ठीक, तो भीतर वाली जो वेव गई वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की और बाहर वाली वेव कम डिस्टेंस ट्रैवल की। समझ गए? तो अब जो है आपको ये कंफर्म करना है कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस को छांटना होगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर जब यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस तो इसके बराबर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप बराबर डिस्टेंस कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल की, टकराने के पहले भी फेज में थी और टकराने के बाद भी वो फेज में है, तो आपको तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा ही दिखेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी बाय द वेव 2, सेकेंड वेव के द्वारा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला इतना, ये x और ये x यानी 2x डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगी, इतना डिस्टेंस तो वो भी ट्रैवल की, इधर इतना इधर इतना, तो एक्स्ट्रा x ये x, तो 2x डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी वेव 2 इन एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये इसके वेवलेंथ लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपुल होगी। यानी ये डिस्टेंस यानी 2x विल बी इक्वल टू n लैम्डा, 2x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा। यही इक्वेशन ब्रैग निकालेंगे और निकालें, इसी को हम लोग फ्रेश फिगर बना के अब निकालने जा रहे हैं कि आखिरकार ब्रैग जो है कैसे ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपका निकाले। ठीक है, हाँ तो बच्चों लिख लिए हैं आप लोग, ये ब्रैग्स इक्वेशन का जो है असली फाइनल फिगर बना दिए। अब देखिए, एक वेव आ रही है, वेव 1, ये आपको अभी लेयर समझाए थे, ये वाला दिखा के भाई आपको, ये दिखा के आपको हम समझाए थे कि पहला वेव आई, यहाँ इधर से आई इस आइटम पे मार दी, ऊपरे वाला आइटम पे, और रिफ्लेक्ट होके चली गई। दूसरी वेव आई, यहाँ मार दी, यहाँ, तो यहाँ से ये भीतर घुस गई और अंदर में जो रेड वाला आइटम है उस लेयर के आइटम से टकराई और चली गई। तो दूसरी लेयर की जो सेकंड वेव जो है, जो सेकंड लेयर में टकरा रही है, ये फर्स्ट लेयर हुआ, ये सेकंड लेयर हुआ, ये लेयर 1 और ये लेयर 2।
ठीक है ना। तो ये जो है ये डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस अभी अभी आपको बताए थे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस पर, और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ किए ये 90 डिग्री, इट्स दी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये आप ड्रॉ कर दिए हैं इस पर। तो ए बी इक्वल हो गया किसके, डी जी के, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो। और इधर बी सी इक्वल हो गया किसके, एच एफ के, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो, ठीक है। अब बचा कितना लेंथ, लेंथ जो है एक्स्ट्रा लेंथ हो गया जी ई और एच ई। तो ये एक्स्ट्रा लेंथ हुआ जो चला, जिसको एक्स एक्स नाम दिए थे, जी ई एंड ई एच। और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो देखिए लिखा हुआ ए बी इज इक्वल टू डी जी, ए बी इज इक्वल टू डी जी, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक, जी इज इक्वल टू ई एच। ये अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा लगाए थे पहले भी, साइन थीटा, ये थीटा है, और साइन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस। तो साइन थीटा, ये थीटा है, तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर, पर इसके सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, जी ई, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर, सामने जी ई, बाई हाइपोटेनस बी ई, हाइपोटेनस क्या है, बी ई। तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इजकल टू जी ई बाई बी, जी ई बाई बी हो गया। अब जी आप निकाल लीजिए, तो जी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू साइन थीटा। और बी ई जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बी है, जो दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस डी है। तो B is the distance between both the planes, that will be what? That will be D, that will be D। तो ये हो गया D sin थीटा। तो G becomes equal to D sin थीटा। और चूंकि आप जानते हैं कि G will be equal to EH, G will be equal to EH, EH और G बराबर हैं, तो G भी D sin थीटा हुआ और EH भी D sin थीटा हुआ। तो कुल एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना हो गया, कुल एक्स्ट्रा डिस्टेंस तो हो गया 2D sin थीटा, इसका वैल्यू हो गया D sin थीटा, और इसका भी वैल्यू हो गया D sin थीटा। तो कुल एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपका कितना हो गया, ये D sin थीटा और D sin थीटा मिला के 2D sin थीटा। तो कुल एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ा वो 2D sin थीटा ट्रैवल करना पड़ा। जी इज इक्वल टू ई एच इजकल टू डी साइन थीटा, ये तो हो गया। अब ये डिस्टेंस में डिफरेंस भी निकाल देते हैं, डी ई एफ, देखिए डी ई एफ माइनस ए बी सी। तो डी ई एफ को 4 भाग में बांटा गया है, ये डी जी जो ए बी के क्या है, इक्वल है, डी जी जो ए बी के इक्वल है। तो डी जी प्लस जी ई, डी जी प्लस क्या जी ई प्लस ई एच प्लस एच एफ, 4 भाग में हो गया। तो डी ई एफ हो गया डी जी प्लस जी ई प्लस ई एच प्लस एच एफ। अब ए बी सी को देखिए, ए बी सी हो गया ए बी प्लस बी सी। अब आप चूँकि जानते हैं कि ए बी इजकल टू डी जी, तो ए बी इजकल टू डी जी है, तो ये डी जी ए बी से घट के ख़त्म हो गया। फिर जानते हैं कि बी सी इजकल टू एच एफ, तो बी सी इजकल टू एच एफ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा कितना, बचा यहाँ जी ई एंड ई एच, जी ई प्लस ई एच बचा। और जी ई और ई एच ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं
जी इक्वल है किसके, EH के, और वो d साइन थीटा है। तो जी भी d साइन थीटा और EH भी d साइन थीटा, तो दोनों d साइन थीटा ऐड होके कितना हो गया, 2d साइन थीटा। इस तरह से ये 2d साइन थीटा हो गया। Thus, in order to have the wave first and second in phase, फेज में रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, फेज में रखने के लिए ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस 2d साइन थीटा है उसे लैम्डा का यानी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपुल होना होगा। यानी या तो एक वेव हो इतना दूर में या दो वेव हो, यानी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। यानी जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस 2d साइन थीटा है दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव स्ट्राइकिंग द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल। तो n लैम्डा होगा, तो 2d साइन थीटा इजकल टू n लैम्डा, जहाँ n का वैल्यू 1 2 3 4 ये होते रहेगा। और ये ब्रैग्स का यही इक्वेशन है फाइनली, इसी इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन। आप लिखोगे दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज क्या, ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, या ऐसे भी बोल सकते हैं 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, किसी को आगे रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन फाइनली डिराइव कर लिए, निकाल लिए और सीख लिए। एक्चुअली जो है ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों प्लेन, अगर प्रॉब्लम इस पर आता है तो दोनों प्लेन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं d। दोनों प्लेन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, d। और एंगल जो प्लेन पर टकरा रही है उसको थीटा, और बाकी तो लैम्डा आप जान ही रहे हैं, और इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। तो इस तरह से ब्रैग्स इक्वेशन आप डिराइव कर लिए, आपका ब्रैग्स इक्वेशन निकल गया और हम लोगों का ये क्लास हो गया। क्लास इस तरह से फिनिश हो गया। ठीक है, ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय।